Hello everyone, this is Tanya Kandil and you're watching Law with Tanya। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को, जिसके 10 चैप्टर्स हैं और इसके 238 सेक्शंस हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो एक मुआहदा होता है वो किस तरह से बनता है, उसकी क्या वैलिडिटी होती है और कैसे कैसे वो इन्फोर्स किया जा सकता है। सबसे पहले कोई भी जो एक्ट होता है उसको इनेक्ट किया जाता है, यानी उसे बनाया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को 25 अप्रैल 1872 को बनाया गया और हर एक्ट बनाने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है जिसको हम उसका ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेम हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को भी बनाने का एक रीज़न था और वो ये था, जो लॉ हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, उसको अमेंड करना और उसको फर्दर डिफ़ाइन करना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का बेसिक पर्पस ये था। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 1 के अंदर क्या चीज़ डिफ़ाइन की गई है। हमेशा शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट को सेक्शन 1 ऑफ एनी एक्ट शुरू में डिफ़ाइन करता है। शॉर्ट टाइटल हमने डिस्कस कर लिया कि इस एक्ट का नाम रखा गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक्सटेंट यानी किस हद तक उसका इस्तेमाल हो सकता है, तो बेसिकली ये पूरे पाकिस्तान में हम अप्लाई कर सकते हैं। सो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान और इसको इन्फोर्स किया गया 1 सितंबर 1872 को, यानी बनने के 5 माह बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का इस्तेमाल किया गया और वहाँ से वो अप्लाई होना शुरू हुआ। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू में ये बताता है कि कोई भी यूसेज, कोई भी कस्टम इस किस्म का जो पहले से ट्रेड के बारे में यूज़ हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा और अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसकी जगह पर अप्लाई होगा। ना ही कोई स्टेट्यूट, एक्ट और रेगुलेशन हम यहाँ पर रिपील कर रहे हैं, इसके आने के बाद ख़त्म कर रहे हैं। सिर्फ अगर कहीं पर एक्सप्रेसली यानी इन रिटन वर्ड्स प्रॉपरली मेंशन किया गया है स्पेसिफिकली किसी लॉ को, तो तब वो रिपील होगा। अदरवाइज़ जनरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसी भी दूसरे एक्ट को रिप्लेस नहीं कर रहा। सो दिस इज़ ऑल द ओवरव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमने देखा कि इस एक्ट के 10 चैप्टर्स हैं, 238 सेक्शंस हैं। ये 25 अप्रैल 1872 को बनाया गया और उसके 5 माह बाद 1 सितंबर 1872 को इन्फोर्स हुआ। पुराने कॉन्ट्रैक्ट के लॉ को चेंज करके उसके अंदर डेफिनेशन और अमेंडमेंट्स लाई गई और एक नया लॉ बनाया गया जिसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहा गया, जो कि पूरे पाकिस्तान पर इन्फोर्स होता है। और इसके साथ साथ ये अगर कहीं एक्सप्रेसली कहता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये किसी भी एक्ट, लॉ, स्टैट्यूट को रिपील नहीं करता। और जब तक कोई भी प्रोविज़न ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है, तब तक किसी भी एक्ट को ये वाला जो एक्ट है ये रिपील नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा। सेक्शन 2 की तरफ जाते हैं, जो कि डिफ़ाइन करता है डिफरेंट टर्म्स को जो लेटर ऑन इस एक्ट के अंदर इस्तेमाल होंगी। सो दिस इज़ एन इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले डिफ़ाइन किया गया है क्लॉज ए में प्रपोजल को। प्रपोजल एक ऐसी चीज़ को कहते हैं कि बेसिकली जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस शो करता है, यानी उसको अपनी रज़ामंदी शो करता है, और वो रज़ामंदी बेसिकली ये होती है कि आप एक काम को करेंगे या फिर नहीं करेंगे। जब आप ये चीज़ सामने वाले को शो करते हैं और आपकी इंटेंशन इसके पीछे ये है कि सामने वाला आपको अपनी जो है वो एसेंट दे, यानी वो आपके साथ रज़ामंदी ज़ाहिर करे उस चीज़ को लेके, तो बेसिकली इसको हम प्रपोज़ल कहते हैं। लाइक आपने अगर किसी को कहा कि आप उसको अपना घर सेल करना चाहते हैं फॉर 5 lakhs, तो दिस इज़ अ प्रपोज़ल, और आप ये चाहते हैं कि वो इसको एक्सेप्ट करे और वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। तो बेसिकली आप प्रपोज़ल उसको देना चाह रहे हैं ताकि आप उसको विलिंगनेस शो करें कि आप एक काम करना चाहते हैं, टू डू समथिंग, एंड यू वांट द अदर पर्सन टू एक्सेप्ट दैट प्रपोज़ल। सो दिस इज़ proposal within the context of Contract Act 1872. अब यहाँ हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं जहाँ पर A है, A इज़ द फर्स्ट पर्सन एंड B इज़ द अदर पर्सन।
ए ने बी को ये शो करवाया, उसने एक एक्ट शो करवाया, विलिंगनेस शो करवाई कि वो अपना घर जो है वो बी को सेल करना चाहता है या अपनी कार सेल करना चाहता है। तो बेसिकली इस जेस्चर से ए ये प्रूव कर रहा है कि वो बी को प्रपोजल दे रहा है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोजल। अब हम ये देखेंगे कि क्लॉज बी के अंदर जो टर्म प्रॉमिस डिफाइन हुई है, बेसिकली प्रॉमिस क्या होता है। जब एक प्रपोज़ल जो कि ऑपोजिट पार्टी को दिया जाता है और ऑपोजिट पार्टी उस पर अपनी रजामंदी ज़ाहिर कर देती है, उसको एक्सेप्ट कर देती है, तो वो प्रपोज़ल प्रॉमिस बन जाता है। ए और बी दो पार्टीज़ हैं। ए ने बी को ये कहा कि वो उसको प्रपोज़ल देता है, ठीक है, और वो प्रपोज़ल ये होता है कि ए चाहता है कि वो बी को अपनी गाड़ी सेल करे। जब बी ने इन रिस्पॉन्स ए को एक्सेप्टेंस दी और ए को ये विलिंगनेस शो करवाई कि वो उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करता है, तो वो एक्सेप्टेड प्रपोज़ल जो है अब प्रॉमिस कहलाएगा। ए ने यहाँ पर अपनी विलिंगनेस शो करवाई थी टू डू समथिंग और बी ने उसकी विलिंगनेस को अप्रूव किया और वहाँ से अपनी एसेंट दी, अपनी रजामंदी ज़ाहिर की। तो बेसिकली उस प्रपोज़ल के अगेंस्ट जब एसेंट आ गई, रजामंदी आ गई दूसरी पार्टी की, तो वो प्रपोज़ल जो था वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया। अब प्रॉमिसेस जितने भी होते हैं वो इन्फोर्सेबल एट लॉ नहीं होते, यानी आप किसी भी वादे को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते कि फ़लाँ बंदे ने मुझसे ये वादा किया था और अब वो उसको पूरा नहीं करा। क्लॉज सी में हम ये देखते हैं कि प्रॉमिसर और प्रॉमिसी क्या होता है। बेसिकली जब एक प्रपोज़ल आया, सामने वाले बंदे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर दोनों पार्टीज़ का स्टेटस क्या है। जो शख्स ये प्रपोज़ल दे रहा है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड प्रॉमिसर, लाइक द पर्सन मेकिंग द प्रपोज़ल इज़ प्रॉमिसर एंड द अदर पर्सन कि जिसको आप ये प्रपोज़ल दे रहे हैं कि आप उसे अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हैं, आप उसे अपना घर सेल करना चाहते हैं, तो वो प्रॉमिसी कहलाएगा। यहाँ पर ए और बी को एग्जांपल के लिए लेते हैं। ए अगर ये कहता है कि वो अपना घर बी को सेल करना चाहता है, तो ए इज़ द प्रॉमिसर जो कि उसको क्या कर रहा है, प्रपोज़ल दे रहा है, और बी जब उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर रहा है तो प्री प्रॉमिसी बन गया। बी ने क्या किया, उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया और वो प्रपोज़ल अब प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया। सो ए इज़ द प्रॉमिसर एंड द बी इज़ प्रॉमिसी। व्हाट इज़ कॉन्सिडरेशन? तो क्लॉज डी हमें ये बताता है कि कॉन्सिडरेशन जो होती है वो बेसिकली एक एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट का, यानी उसके बगैर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। और जब भी कॉन्सिडरेशन आप रखेंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसको लॉफुल होना बहुत ज़रूरी है। इलीगल कंसिडरेशन आप उसमें नहीं रख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम ए और बी को ले लेते हैं। ए इज़ द प्रॉमिसर जो कि यहाँ से क्या करेगा, प्रपोजल देगा बी को, और बी उसको एक्सेप्ट करने के बाद प्रॉमिसी कहलाएगा। अब यहाँ पर ए जो है जब वो प्रपोजल देता है, ठीक है, और बी इन रिस्पॉन्स ये प्रॉमिस शो करता है कि वो कोई काम करेगा या वो कर लेता है या फिर वो वादा करता है कि वो आने वाले टाइम में करेगा, तो बेसिकली या तो करने का प्रॉमिस होगा या फिर उस काम से बाज रहने का प्रॉमिस है, लाइक प्रॉमिस टू डू समथिंग और टू नॉट टू डू समथिंग। ये दोनों जो प्रॉमिसेस हैं, ये दोनों करने या फिर ये पास्ट में किया जाना, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बेसिकली कंसिडरेशन है। लाइक एक्ट, एब्सटिनेंस एंड प्रॉमिस इज़ कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी पेमेंट का अदा हो जाना, ठीक है, कोई भी डिलीवरी करवा देना। सो ये जो रिस्पॉन्स में प्रॉमिस ही या कोई तीसरी पार्टी करती है, कोई भी एक्ट करती है, दैट इज़ अ कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखते हैं कि एग्रीमेंट क्या चीज़ है। बेसिकली जब भी कोई प्रॉमिस किया जाता है, जब भी कोई प्रपोज़ल दिया जाता है अपोजिट पार्टी को और वो एक्सेप्ट कर लेती है उस प्रपोज़ल को, और अब वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया। प्रॉमिस में जब आप कंसिडरेशन ऐड करते हैं, ठीक है, आपके दरमियान कोई एग्रीमेंट होने लगा है, यानी आप ये चाह रहे हैं कि आप किसी चीज़ के बदले में सामने वाले बंदे को जो है ना वो कोई ऑफ़र दे रहे हैं, तो वो कंसिडरेशन जब ऐड हो जाती है प्रॉमिस के अंदर, तो ये एग्रीमेंट कहलाता है।
रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब ये है कि बेसिकली आपने ऑफ़र किया कि आप 10 लाख में अपना घर सेल कर रहे हैं, जबकि सामने वाली पार्टी ने कहा कि वो 5 लाख में लेना चाहती है। तो यहाँ पर बी की जो काउंटर ऑफ़र है उसको हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस का नाम देंगे। इसमें बेसिकली ये भी हो सकता है कि ऑपोजिट पार्टी ऑन द होल आपकी कंसिड्रेशन को मान ले, जो चीज़ आपने उसे कही वो एज़ इट इज़ उसको मान ले, या फिर उसमें कोई थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर ले। लाइक आपने 10 लाख में सेल करने का कहा और उसने 5 लाख की ऑफ़र की, तो दिस इज़ समटाइम्स द पार्ट ऑफ कंसिड्रेशन और कंप्लीट कंसिड्रेशन। तो इसको हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। एक ऐसा एग्रीमेंट, दो लोगों के दरमियान किया जाने वाला एक ऐसा मुआहदा जिसकी कानून में कोई हैसियत नहीं है और कानून उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकता, वो एक वॉइड एग्रीमेंट है। सो बेसिकली एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, वॉइड एग्रीमेंट यहाँ पर डिस्कस हुआ क्लॉज जी तक। कंसिडरेशन जब कंप्लीट होगी या पार्ट में जो है वो सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस होगा। और सिमिलरली जो एग्रीमेंट जो है वो लॉ इन्फोर्स नहीं करवा सकता, वो एक वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। वॉइड एग्रीमेंट के ऑपोजिट एक टर्म यूज़ होती है कॉन्ट्रैक्ट। लाइक जो एग्रीमेंट्स कोर्ट इन्फोर्स नहीं करवा सकता वो वॉइड एग्रीमेंट्स कहलाते हैं, जबकि ऐसे एग्रीमेंट जो कि लॉ की नज़र में इन्फोर्सेबल हैं और उस पर अमल दरामद कानून करवा सकता है, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। इस तरह ये दोनों टर्म्स आपस में ऑपोजिट हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल तो है लेकिन उसमें मर्ज़ी सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी की शामिल है। अगर एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो वो उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाए, अदरवाइज़ वो चाहे तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। सो बेसिकली यहाँ पर जो है वो एग्रीव्ड पार्टी की ऑप्शन पर है कि वो चाहे तो उसकी इन्फोर्सिबिलिटी करवाए, अदरवाइज़ उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा दे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म जो यूज़ होगी बेसिकली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि पहले प्रीवियसली इन्फोर्सेबल थे लेकिन लॉ ने जब उनको बाद में डिक्लेयर कर दिया कि ये कानून की नज़र में इसकी कोई हैसियत नहीं है और ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी सूरत अमल दरामद के काबिल नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को आप कहेंगे कि ये वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। यानी कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि पहले तो वो उसके पास कानूनी हैसियत मौजूद थी और कानून की नज़र में वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट था, जबकि बाद में उसको डिक्लेयर कर दिया गया इलीगल बिकॉज ऑफ सम रीजंस, यानी उसके अंदर कोई ऐसे इश्यूज थे कि जिस पर उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया। सो दैट इज़ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यानी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट वो है कि जिसको कोर्ट इन्फोर्स करवा सके, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि सिर्फ मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि वो एग्रीव्ड पार्टी की मर्ज़ी से इन्फोर्स होगा, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो हैसियत रखता था, वो लीगल था, उसका एक स्टेटस मौजूद था, बट कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया और लॉ ने उसको इन्फोर्सेबल करार ना दिया, जिसकी बेसिस पर वो अपनी लीगल सैंक्टिटी खो चुका है, तो ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब हम देखेंगे कि सेक्शन 3 के अंडर जब भी कोई प्रपोज़ल दिया जाता है, जब भी कोई एक्सेप्टेंस की जाती है, या जब भी कोई एक्सेप्ट किया हुआ प्रपोज़ल रिवोक किया जाता है, तो ऐसी तीनों कंडीशंस के अंदर इन तीनों को कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा। सेक्शन 3 कहता है कि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोज़ल। सो बेसिकली जब भी किसी चीज़ को कम्युनिकेट करना है, एक पार्टी से आपने कन्वे करना है दूसरी पार्टी तक, तो कौन कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि जिसके अंदर ये कंफर्म हो जाएगा कि कम्युनिकेशन हो चुकी है या फिर कम्युनिकेशन की जा चुकी है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब कोई भी प्रपोज़ल देना है, कोई भी प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना है, या फिर एक्सेप्ट किया हुआ प्रपोज़ल रिवोक करना है और उसे ख़त्म करना है, तीनों कंडीशंस में जब आपने कम्युनिकेशन करनी है तो उसका मेन और बेसिक टूल जो है वो सेक्शन 3 के नीचे एक्ट है या फिर कोई भी ओमिशन है। यानी कोई भी ऐसा अमल किया जाए कि जिससे ये शो हो कि पार्टी ने प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर कोई ऐसी ओमिशन की जाए, ऐसा कोई काम ना करने का जो है वो कहा जाए, तब प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो रहा है,
उसकी कम्युनिकेशन हो रही है। एक्सेप्टेंस के लिए भी ज़रूरी है कि सामने वाली पार्टी ने अगर ऑफ़र एक्सेप्ट करनी है तो उसने कोई एक्ट या ओमिशन किया, या फिर अगर उसने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली है और अब वो चाहता है कि उसको रिवोक करे, तो इस सूरत में भी उसका एक्ट या ओमिशन ये आइडेंटिफाई करेगा कि कम्युनिकेशन हो चुकी है रेवोकेशन की। एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय देयर ओनर टू अ मैन हु हैज़ ऑफर्ड टू बाय देम फॉर अ सर्टेन प्राइस। ए ने बी को ऑफ़र किया और बी ने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कुछ गुड्स जो हैं, कुछ सामान जो है वो ए से ख़रीदूँगा 10 लाख में, 20 लाख में, कोई भी प्राइस उसने जो है वो उसके लिए फ़िक्स कर दी। अब ए जब वो गुड्स बी को डिलीवर करवाएगा, ए बीइंग एन ऑनर जब अपनी चीज़ बी को डिलीवर करवाएगा, तो उसका एक्ट, उसका ये जेस्चर ये प्रूव करेगा कि उसकी तरफ से कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल हो चुकी है। सो बेसिकली प्रपोज़ल के लिए भी ज़रूरी है कि उसमें कोई एक्ट या ओमिशन हो। जहाँ पर डिलीवरी हो जाती है गुड्स की, तो ये भी एक एक्ट है जो कि ऑनर की तरफ से है और ऑनर एक पार्टी है उस एग्रीमेंट की, ठीक है। तो ये प्रूव करेगा कि यहाँ पर कम्युनिकेशन हो चुकी है ऑफ प्रपोज़ल टू बाय दोज गुड्स। सेक्शन 3 ने हमें ये बताया कि कम्युनिकेशन करते कैसे हैं, या तो वो एक्ट के थ्रू करेंगे या फिर कोई ओमिशन होगी तो वो ये बताएगी कि कम्युनिकेशन हो गई। अब कम्युनिकेशन जब हो जाती है तो वो मुकम्मल कहाँ पर होती है, यानी एक स्टेज ऐसी आएगी कि जहाँ पर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई और अब आप उस कम्युनिकेशन से पीछे नहीं हट सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन 1 कंप्लीट। कम्युनिकेशन की कंप्लीट होने की कंडीशंस भी तीनों सूरतों में अलग हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल का वन कंप्लीट, यानी प्रपोज़ल की कम्युनिकेशन कब पूरी होती है। सेकेंडली, जब भी कोई पार्टी एक्सेप्ट करेगी उस प्रपोज़ल को तो उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, या फिर जब भी कभी रेवोकेशन होगी एक्सेप्टेंस के बाद, उसको ख़त्म करने का दिल होगा पार्टीज़ का, तो वो रेवोकेशन कैसे कंप्लीट होगी। प्रपोज़ल के लिए ज़रूरी है कि जब भी आपने उसको कम्युनिकेट करना है दूसरी पार्टी तक, तो इसका मतलब ये है कि सामने वाली पार्टी की नॉलेज में जब आपकी बात आ गई, जो आप उसे कहना चाह रहे थे या जो ऑफ़र आप उसे देना चाह रहे थे, तो उसकी नॉलेज में आते ही आपकी तरफ से कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल कंप्लीट हो गया। ए बी को ऑफ़र करता है कि वो अपना हाउस जो है वो उस पर सेल करना चाह रहा है। सो बेसिकली ए ने बी को प्रपोज़ल दिया कि वो अपना घर उस पर सेल करना चाह रहा है। अब जैसे ही ये ऑफ़र जो है वो बी के नॉलेज में आ जाएगा, बी को आप कन्वे कर देते हैं कि आप उसको अपना घर सेल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर मैटर करता है बी का नॉलेज, यानी बी के नॉलेज में आते ही आपका प्रपोज़ल जो है वो कम्युनिकेट हो गया। सो बेसिक कंडीशन ये है कि वो सामने वाली पार्टी जो अपोजिट पार्टी है उसके नॉलेज में आना ज़रूरी है। यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल कंप्लीट हो जाता है। इसी में हम फर्दर देखते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। जब आप एक पार्टी सामने वाली पार्टी को ऑफ़र करती है तो सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अब एक्सेप्टेंस वो किस तरह करेगी, कब ये समझा जाएगा कि अब एक्सेप्टेंस मुकम्मल हो गई है। एक्सेप्टेंस दो लोगों के अगेंस्ट मुकम्मल हो गई, यानी या तो प्रपोज़र जिसने वो प्रपोज़ल पेश किया था उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी, या फिर जिस बंदे ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट की, जिस पार्टी ने उसकी उस प्रपोज़ल को माना, उसके अगेंस्ट कब हम कहेंगे कि ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। तो जिस पार्टी ने आपको ऑफ़र किया कि वो अपना घर बेचना चाहता है आपको, उसके अगेंस्ट आपकी एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी कि जैसे ही आपको वो ऑफ़र मिला और आपने वापस उसी तरह से लेटर लिख दिया उस पार्टी को कि आप ख़रीदना चाहते हैं, तो वो लेटर जैसे ही आपने डिस्पैच किया, आपकी तरफ से वो लेटर चला गया, आपकी पावर से वो निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी तरफ से क्या हुआ, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, यानी आपने उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। अब जब ये जाके उस पार्टी के पास लेटर पहुँचेगा जिसने आपको अपना घर बेचने की ऑफ़र की थी, तो वो ऑफ़र करने वाला जो प्रपोज़र है उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगी कि जैसे ही उसके नॉलेज में आ गया कि वो लेटर उसके पास आ गया और उसे पता चल गया कि आप ख़रीदना चाहते हैं। तब एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखते हैं, ए ने बी को ये ऑफ़र किया, एक लेटर किया, एक पोस्ट किया जिसमें उसने कहा कि वो अपना घर जो है वो बी को सेल करना चाहता है।
जैसे ही बी को ये लेटर मिला, बी ने वापस एक लेटर पोस्ट कर दिया ए को, जिसके अंदर उसने एक्सेप्टेंस शो कर दी कि वो उसका घर ख़रीदना चाह रहा है। अब जब ए है उसके अगेंस्ट बी की एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई कि जब बी ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट करते ही वो एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा और डिस्पैच कर दिया। अब वो लेटर डिस्पैच हो गया, बी की एक्सेस से निकल गया, बी के पास से चला गया, तो दैट इज़ बेसिकली एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ए। अब जब वो लेटर ए के पास पहुंच जाएगा तो बी के पास कोई राइट नहीं बचेगा, बी बेसिकली अपनी एक्सेप्टेंस पहुंचा चुका, तो बी के पास उस सिचुएशन में एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी अगेंस्ट ए। सो दिस वाज एक्सेप्टेंस, और यहाँ पर कम्युनिकेशन इस तरह कंप्लीट होगी। द थर्ड थिंग इज़ रेवोकेशन, यानी एक ऑफ़र आपने एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद अब आप चाह रहे हैं कि वो ख़त्म कर दें, आप उससे हटना चाह रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे और वो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? सिमिलरली एक्सेप्टेंस की तरह ही जिस शख्स ने रेवोकेशन करनी है, जो ये चाह रहा है कि वो अपने एग्रीमेंट को ख़त्म कर दे, उसके अगेंस्ट तब कंप्लीट होगी कि जब, पहले हम ये देख लेते हैं कि अगेंस्ट पर्सन हु मेक्स इट, यानी रेवोकेशन जिसने करनी है, तो बेसिकली जब वो एक लेटर पोस्ट कर देगा, लाइक वो अपनी तरफ से एक लेटर पोस्ट कर देता है, वो अपनी तरफ से पुट इनटू ट्रांसमिशन कर देता है, यानी दूसरे की तरफ वो चीज़ भेज देता है, चाहे वो टेलीग्राम है, वो लेटर है, कोई भी चीज़ है, सो उसकी तरफ से रेवोकेशन हो गई। जो सामने वाली पार्टी है जिसको आप रिवोक कर रहे हैं, जिसके साथ आप अपना एग्रीमेंट ख़त्म कर रहे हैं, जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा कि आपने अपना एग्रीमेंट ख़त्म किया, आपने लेटर पोस्ट किया और वो पोस्ट किया हुआ लेटर उसके पास पहुंच गया, तो वो लेटर पहुंचते ही रेवोकेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ पर एग्जांपल से देख लेते हैं कि ए ने बी को ऑफ़र किया कि वो अपनी गाड़ी जो है वो बी को सेल करना चाहता है, तो वो इसने प्रपोजल लेटर भेजा जो कि उसने पोस्ट किया बी को। बी ने जब वो लेटर देखा और बी ने एक्सेप्टेंस लेटर इन रिस्पॉन्स ए को भेज दिया कि वो ख़रीदना चाहता है। यहाँ पर अगर ए चाहेगा कि वो रिवोक कर दे अपना प्रपोज़ल जो कि उसने बी को भेजा था, अपना घर वो अब सेल नहीं करना चाहता बी को, तो ए यहाँ पर अगर टेलीग्राम के थ्रू एक लेटर डिस्पैच करता है बी की तरफ, तो ये लेटर जैसे ही ए यहाँ से डिस्पैच कर देगा तो उसकी तरफ से रेवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी। जबकि अगेंस्ट बी ये रेवोकेशन कब कंप्लीट होगी कि जब बी ये लेटर रिसीव कर लेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर बी जो है वो ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद खुद रिवोक करना चाहता है, बी यहाँ से जब अपना टेलीग्राम जो है वो सेंड करेगा, जब लेटर डिस्पैच करेगा टूवर्ड्स ए की तरफ भेजेगा, तो वो लेटर भेजने से पहले और भेजने तक जो है वो रेवोकेशन अगेंस्ट ए कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही वो लेटर जो है वो रिसीव होगा ए को, तो रेवोकेशन यहाँ पर अगेंस्ट बी कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस वाज रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो कि बी ने किया, यानी उसने चीज़ को तस्लीम करने के बाद रिवोक कर दिया। और जब यहाँ से ए ने ऑफ़र किया था बी को कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, और उसके बाद टेलीग्राम के थ्रू उसने रिवोक किया, तो दिस वाज रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल फ्रॉम ए टू बी। सेक्शन 5 में हम ये देखेंगे कि किस टाइम तक ये राइट होता है दोनों पार्टीज़ के पास कि वो अपनी प्रपोज़ल को वापस ले ले, या फिर सामने वाली पार्टी जो एक्सेप्टेंस शो करवा चुकी है वो अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले ले। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल को कंसिडर करते हैं कि ए और बी दो पार्टीज़ हैं। ए ने बी को ये ऑफ़र किया कि वो ये चाहता है कि वो अपना घर जो है वो सेल करे बी को। अब ए बी को 10 लाख में अपना घर बेचना चाहता है, और ये प्रपोज़ल वो बी को दे चुका है जो बी की नॉलेज में आ चुका है। अब बेसिकली उसकी नॉलेज में आ चुका, अब इससे पहले कि बी वो ऑफ़र एक्सेप्ट करते हुए एक लेटर लिखे एक्सेप्टेंस का और वो पोस्ट करे ए की तरफ, उस लेटर के लिख के पोस्ट होने से पहले पहले अगर ए ने ये चाहा कि वो अपनी ऑफ़र वापस ले ले, तो वो लेटर डिस्पैच होने से पहले पहले ए रिवोक कर सकता है अपने प्रपोज़ल को। यानी ए के पास रेवोकेशन ऑफ प्रपोज़ल का राइट कब तक रहेगा? ए के पास रेवोकेशन ऑफ प्रपोज़ल का राइट तब तक रहेगा जब तक बी एक्सेप्टेंस का लेटर डिस्पैच नहीं करता ए की तरफ। इससे पहले पहले अगर ए उसको कॉल करके कह देता है कि आई एम नॉट विलिंग टू सेल माई हाउस, तो यहाँ पर रेवोकेशन ऑफ प्रपोज़ल कंप्लीट हो जाती है और वो प्रपोज़ल ख़त्म हो जाएगा। So the time period is at or before B dispatches the letter of acceptance to A.
ठीक है, उसके वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट होने से पहले, डिस्पैच होने से पहले, चाहे ए को मिला या नहीं मिला, लेकिन वहाँ से उसके लिख कर भेजने से पहले पहले ए अपना प्रपोज़ल वापस ले सकता है। अब अगर हम ये देखें कि बी को ये ऑफ़र आई, बी ने एक्सेप्ट कर ली, बी ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर ए को भेज दिया और अब बी चाहता है कि वो इसे ख़त्म करे और वो उसका घर ना ख़रीदे, तो वो लेटर इससे पहले कि ए को पहुंच जाए बी रिफ्यूज़ कर सकता है। इन केस लेटर पोस्ट किया गया, बी थ्रू कॉल ए को इन्फॉर्म कर सकता है दैट आई एम रिवोकिंग माई एक्सेप्टेंस एंड आई एम नॉट विलिंग टू परचेज़ योर हाउस इन 10 lakhs। तो वो लेटर ए को पहुंचने से पहले पहले बी के पास ये राइट है कि वो रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कर दे। अब हम जनरली सेक्शन 6 के नीचे देखेंगे कि जब भी कोई प्रपोज़ल दूसरी पार्टी को दिया जाता है, उसे ऑफ़र की जाती है, तो ये ऑफ़र कब कब ख़त्म होने का चांस है। लाइक अगर ये ऑफ़र ए की तरफ से की गई तो जब भी प्रपोज़ल जो है वो जाएगा ए के पास, ए जब सेंड करना चाहता है प्रपोज़ल, अपना घर बेचना चाहता है बी को, और वो बी को ये कहता है, तो बी को अगर वो रिटन नोटिस के थ्रू कहता है कि मैंने ये चीज़ नहीं बेचनी आपको, रेवोकेशन का नोटिस बी को भेज देता है, तो ये एक मोड ऑफ रेवोकेशन है कि इस तरह से भी रेवोकेशन की जा सकती है प्रपोज़ल की। सेकंड वे इज़ कि अगर जो प्रपोज़ल आपने दिया था कि 10 दिनों के अंदर अंदर कोई भी पार्टी हमें रीच आउट करे या पार्टी बी हमें रीच आउट करे घर ख़रीदने के लिए, अगर वो 10 दिन का टाइम ख़त्म हो गया तो तब भी ऑटोमेटिकली रेवोकेशन हो गई प्रपोज़ल की। और अगर उसके अंदर आपने टाइम मेंशन नहीं किया था कि कितने दिनों के अंदर पार्टी ने आपको रीच आउट करना है, आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई भी रीज़नेबल टाइम फ्रेम जो हो सकता है उस पर्टिकुलर मैटर को लेकर, उसको देख कर ये कंसिडर किया जाएगा कि अगर उस रीज़नेबल टाइम के अंदर अंदर अपोजिट पार्टी ने रीच आउट नहीं किया और उसने अपनी एक्सेप्टेंस शो नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेवोकेशन हो गई। थर्ड वे आउट ये है कि अगर आपने जो प्रपोज़ल दिया था पार्टी बी को कि आप हमारा घर ख़रीदें, या फिर आप उसके साथ कोई कंडीशन लगाते हैं, तो जो कंडीशन आपने लगाई थी एक्सेप्टर के लिए, सामने वाली पार्टी के लिए, कि आपने ये शर्त हर हाल में पूरी करनी है और उसके बाद जो है हमारा प्रपोज़ल जो है वो कंप्लीट होगा। अगर पार्टी बी उस कंडीशन को कंप्लीट नहीं कर पाती, या फिर पार्टी ए की डेथ हो जाती है और ये नॉलेज में आ जाता है पार्टी बी की कि उसकी डेथ हो चुकी है, सो ऐसी कंडीशन में भी बिफोर कंप्लीटिंग दी प्रपोज़ल इस तरह से यहाँ पर रेवोकेशन हो जाती है और प्रपोज़ल यहाँ पे एंड हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।